हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बे। दिस इज हिमानी। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि एचपीएससी का पेपर बस अब होने ही वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन को और स्पीड अप कीजिए। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में आज की वीडियो का टॉपिक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। आपको हमारी साइट पे फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप इन्हें अटेम्प्ट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कीजिए। देखिए आप कितना स्कोर कर रहे हैं और आपको कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन। तो आपने बताना है कि जो आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन है वो कौन सी टाइप की एजुकेशन है, वेदर इट इज फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम इन ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है इसमें एक सेट पैटर्न होता है, सेट करिकुलम फॉलो किया जाता है। ठीक है, एंड फॉर्मल एजुकेशन होती है विद इन द बाउंड्रीज। आपकी बाउंड्रीज के अंदर जो भी एजुकेशन फॉलो की जाती है, जो एक यूनिडायरेक्शनल पैटर्न में फॉलो होती है, आपको टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट सुन रहा है, तो दैट इज डन इन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये कहाँ होता है? फॉर्मल एजुकेशन में होता है। ठीक है, जहां पे सेट विद इन द बाउंड्रीज आपको सेट करिकुलम के अंडर स्टडी करना पड़ता है। वेयर जो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये टू वे फ्लो ऑफ एजुकेशन होता है। इसमें फार्मर से आपका जो एक्सटेंशन वर्कर है वो सीख सकता है, एंड वाइसी वर्सा, आप जो आपका एक्सटेंशन वर्कर है वो भी फार्मर से खुद सीख सकता है। ठीक है, एंड ये होती है आउटसाइड द बाउंड्रीज। ठीक है, ये होती है आपकी आउटसाइड द बाउंड्रीज टाइप ऑफ एजुकेशन, और बेसिकली इसको क्या बोलते हैं आप? आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है। एंड जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन होता है, एक्स मतलब होता है आउट एंड टेंसियो मतलब होता है स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन होता है वो कौन सा होता है? नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आपका आंसर है थर्ड। ये आपका आंसर है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आपके पास क्वेश्चन है करेंटली द टोटल नंबर ऑफ केवीकेस इन द कंट्री। तो आपने बताना है कि अभी कंट्री में कितने केवीकेस हैं। तो केवीके होता क्या है? एक्चुअली केवीके होता है आपका कृषि विज्ञान केंद्र। ओके, एंड ये आया था आपका 1974 में अंडर मोहन सिंह मेहता कमिटी। ठीक है, तो ये आपका 1974 में आया था अंडर मोहन सिंह मेहता कमिटी। ओके, तो ये हो गया आपका केवीके। एंड पहला केवीके आपका स्टैब्लिश हुआ था पौंडीचेरी में। ठीक है, अंडर टीएनयू। एंड टोटल नंबर ऑफ केवीके अभी रनिंग है कंट्री में वो है आपके 731। तो आपको याद रखना है कि जो केवीके है वो टोटल नंबर ऑफ केवीके 731 है। मोहन सिंह मेहता कमेटी के अंडर आपका केवीके आया था। 1974 आपका एयर है। ओके, एंड जो आपका पहला केवीके स्टैब्लिश हुआ था वो कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? पौंडीचेरी में अंडर टीएनयू कैंपस। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन प्रोग्राम दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1948। तो आपने बताना है कि 1948 में जो एक्सटेंशन प्रोग्राम आया था वो इनमें से कौन सा एक्सटेंशन प्रोग्राम है। ओके, सो इटावा, वेदर इट इज इटावा पायलट प्रोजेक्ट, सीडीपी और एनईएस और मारथंडम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपने बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन को। तो पहला है आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको पायलट ये आया था आपका इटावा। इटावा है आपके यूपी का डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में आया था आपका इटावा में, एंड इसको लेके आया था आपके, इससे एसोसिएटेड जो आपका पर्सन है दैट इज एल्बर्ट मेयर, एंड ये आया था आपके 1948 में। ओके,
एंड जो पायलट होता है, पायलट मतलब होता है फॉररनर, ठीक है, तो ये फॉररनर था सीडीपी के लिए, ओके, तो इसलिए इसे इटावा पायलट प्रोजेक्ट बोला जाता है, ओके। एंड जो आपका सीडीपी प्रोग्राम आया था वो आया था आपका 1952 में, ओके, तो ईयर आपको याद रखना है, दैट इज 2 अक्टूबर 1952 में आपका सीडीपी आया था। वेयर जो आपका नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज है एनईएस, ये सेम डे 2 अक्टूबर 1953 में आया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये 52 है सीडीपी एंड एनईएस है आपका 1953। एंड 1920 में आपका मारथंडम प्रोजेक्ट आया था एंड दैट वाज एंड द पर्सन एसोसिएटेड विद मारथंडम प्रोजेक्ट वाज स्पेंसर हैच, ओके। तो आपको सारे जो भी जैसे गुड़गांव प्रोजेक्ट है एफएल ब्रेन, तो आपको उनसे एसोसिएटेड पर्सन एंड जो आपके प्रोजेक्ट हैं उनको याद करके रखना है। सो आपका करेक्ट आंसर है इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ये कब आया था आपका 1948 में, ओके। एंड इसके बाद आपका फॉरेनर, ये किसके लिए है, फॉरेनर सीडीपी के लिए, जो आया था 1952 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड आपका क्वेश्चन है द प्रोग्राम दैट लॉन्च इन इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ आईसीआर गोल्डन जुबली, ठीक है, तो आईसीआर की गोल्डन जुबली में जो प्रोग्राम आया था वो कौन सा प्रोग्राम था, ठीक है, तो आईसीआर की गोल्डन जुबली मतलब 1929 प्लस 50 कितना हो गया 1979, ठीक है, तो 1979 में आपका कौन सा प्रोग्राम आया था, ठीक है, केवीके तो अभी पढ़ा हमने, कब आया था 1974 में, ओके। एंड जो आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम था ये आया था आपका गोल्डन जुबली में, ओके, करेक्ट आंसर है आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये आया था आपका 1979 में, ओके। एंड इसका जो मेन मोटो था वो क्या था, लैब से लैंड, मतलब जो भी आपकी टेक्नोलॉजी या फिर कुछ भी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसको आपको लैब से जो आपके फार्मर्स हैं फार्मर्स तक लेके जाना है ताकि उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अल्टीमेटली एक्सटेंशन के थ्रू हमारा एम तो यही है ना कि फार्मर्स को फार्मर का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये प्रोग्राम था लैब से जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसका यूटिलाइजेशन आप फार्मर से करवाएं, ठीक है। सो दैट इज योर लैब टू लैंड प्रोग्राम, ठीक है, जो आया था आपका 1979 में आईसीआर गोल्डन जुबली ईयर, ओके। सो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, तो आपको पता है कि जो अकॉर्डिंग टू विजुअल एड्स तो आपके जो कैटेगराइजेशन है वैसा है, विजुअल एड्स सॉरी ऑडियो, ये हो गया आपका विजुअल एंड थर्ड हो गया आपका ऑडियो विजुअल, ओके। सो जो आपका ऑडियो होगा, ऑडियो मतलब क्या होगा कि जिनमें आप सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है, जैसे हो गया आपका रेडियो और टेलीफोनिक कॉल्स, जिसमें आपका सिर्फ लर्निंग वाला जो सुनने वाला पार्ट है वो इन्वॉल्व होगा, दैट इज एन ऑडियो। वेयरएज विजुअल में क्या होगा, आप सिर्फ देख सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो आपके फ्लैश कार्ड्स होते हैं एंड जो स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, ओके। सो आपके फ्लैश कार्ड स्लाइड्स ये सब किस में आती हैं, आपकी विजुअल एड्स में आती है। वेयरएज जो आपका ऑडियो विजुअल एड्स होता है, तो ऑडियो विजुअल एड में क्या होगा कि ऑडियो भी होगा एंड विजुअल भी होगा, ठीक है, आप सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं। एंड ये किस में होगा, ये होगा आपका टीवी, पपेट शो, फिल्म एक्सेट्रा, ठीक है, इसमें आप देखते भी हैं सुनते भी है ना। सो ये हो गया आपका ऑडियो विजुअल एड्स। तो आपको क्या पूछा गया है, ऑडियो विजुअल एड्स का एग्जाम्पल बताना है, ठीक है, कौन सा है, तो रेडियो, रेडियो हमने किस में पढ़ा, ये ऑडियो है, ओके। पपेट हाँ होता है ऑडियो विजुअल, टेलीविजन ये भी आपका ऑडियो विजुअल होता है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बोथ 2 एंड 3, ठीक है, आपका पपेट एंड टेलीविजन किस में आता है, ऑडियो विजुअल एड्स में आता है। So correct answer is both 2 and 3. So let's jump in on the next question. ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी पूछा गया था 2021 के एग्जाम में, ओके।
तो आपका पूछा गया था ये लास्ट ईयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूछा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग्स मार्जिनल फार्मर्स हैव अ लैंड होल्डिंग ऑफ। तो आपको बताना है कि इनमें से जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनमें उनके पास कितनी लैंड होल्डिंग होती है, ठीक है। तो वेदर इट इज 2 to 4 हेक्टेयर, लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 to 2 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर और अबव, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मार्जिनल फार्मर के पास कितनी लैंड होल्डिंग होती है। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला कैटेगराइजेशन होता है वो किसका होता है, उसमें सबसे पहले क्या आते हैं, मार्जिनल फार्मर्स ही आते हैं, ठीक है। जो कितना होता है, जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर का एरिया होता है या अप्रोक्सीमेटली 1 हेक्टेयर का एरिया होता है, ओके। तो ये होते हैं आपके मार्जिनल फार्मर्स। जो आपके 1 to 2 हेक्टेयर होता है इसमें आते हैं आपके स्मॉल फार्मर्स, ये 2 to 4 हेक्टेयर में आते हैं आपके सेमी मीडियम फार्मर्स, एंड 10 हेक्टेयर और अबव में आते हैं आपके लार्ज फार्मर्स, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मार्जिनल क्या हो गया आपका, लेस देन 1 हेक्टेयर, स्मॉल फार्मर्स हो गए आपके 1 to 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम में आते हैं आपके 2 to 4 हेक्टेयर, मीडियम में आता है आपका 4 to 10 हेक्टेयर, एंड लार्ज फार्मर्स होते हैं आपके 10 हेक्टेयर और अबव, ठीक है। 10 से ज्यादा होगा तो आपको याद रखना है वो क्या होगा, लार्ज फार्मर्स। आपको बेसिकली मार्जिनल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको मार्जिनल तो याद ही रखना है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो पहले तो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, तो एक्चुअली जो डायरेक्ट टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी डायरेक्ट इनकम पे जो टैक्स लगता है, दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स। वेयर जो आप गुड्स और सर्विसेज रेंडर करते हैं उस पर जो भी टैक्स लगता है दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो आपने बताना है कि वेदर इट इज इनकम टैक्स, वैट, एसडी, एसटी या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है वो कौन सा होता है, इनकम टैक्स। ये डायरेक्ट आपकी इनकम पे लगता है, वेल्थ और इनकम पे जो लगने वाला टैक्स है दैट इज डायरेक्ट टैक्स। वेयर जो आपका वैट, एसडी, एसटी है ये क्या है, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। तो ये आते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंडर, एंड ये आता है आपका डायरेक्ट टैक्स के अंडर, ओके। सो इनकम टैक्स है आपका डायरेक्ट टैक्स। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वन बायर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स द मार्केट कंडीशन इज नोन एज। आपके पास एक बायर है और सेलर्स क्या है, एन नंबर ऑफ सेलर्स है, ठीक है। बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं, खरीदने वाला एक है, तो आपने बताना है कि वो कौन सी कंडीशन है, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका परफेक्ट मार्केट होता है, परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। तो इसमें आपके बायर भी बहुत ज्यादा होंगे एंड जो सेलर्स होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे, खरीदने वाले भी बहुत हैं एंड बेचने वाले भी बहुत हैं। वेयर जो मोनोपोली होता है, मोनोपोली में क्या होता है कि आपके पास एक जो होगा सेलर होगा एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे, ठीक है। खरीदने वाले बहुत सारे होंगे एंड बेचने वाला आपके पास एक होगा, ठीक है। ये हो गया आपका मोनोपोली। जो आपका मोनोप्सनी होता है वो होता है आपके पास एक बायर है एंड बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो ये हो गया एक बायर एंड बेचने वाले लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है। एंड जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है इसमें क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं वो आपस में compete करते हैं एंड वो अपना क्या करते हैं, डिफरेंट या हेट्रोजीनस प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है मोनोपोलिस्टिक में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बायर है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है। तो एक बायर है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तो कंडीशन कौन सी हो गई, मोनोप्सनी, ठीक है। तो आंसर है मोनोप्सनी। सो करेक्ट आंसर हो गया आपका मोनोप्सनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एमसी इज, ठीक है। तो आपने बताना है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी होगी, ठीक है। वेदर इट इज हाईएस्ट, लोएस्ट, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, ठीक है। ये होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला। एंड तो जब आपका क्या होगा, आउटपुट वेरी करेगा तो आपकी मार्जिनल, जब ये इंक्रीज होगा तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होगी एंड आपका आउटपुट जब इंक्रीज करेगा, ठीक है।
तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, लोएस्ट। इनमें क्या चलेगा, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सो करेक्ट आंसर है लोएस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो आपने बताना है कि कौन सी जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो किस पे डील करती है, इंडिविजुअल यूनिट्स पे डील करती है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपकी इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो मैक्रो क्या होती है, जब आप पूरे नेशन को एज अ होल स्टडी करते हैं तो वो आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। वेयर जब आप एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, उसकी वेल्थ और इनकम, उसका कंजप्शन स्टडी करते हैं, तो वो आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। तो इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी आप किसमें कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड जब आप एज अ होल नेशन की स्टडी करते हैं तब आप करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।